आज का जो चैप्टर है ना पढ़ने का, या जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक कंपैरेटिवली बहुत वेग कैटेगरी में जाता है सिविल सर्विसेज के प्रेपरेशन में। वेग कैटेगरी में इसीलिए जाता है, जैसे अगर मेरे को यहां मैप प्लॉट करना हो, प्लीज देखना, तो अच्छा यही मैप है। तो स्थिति ऐसा है कि ऐसे ही मैंने बोर्ड पे यहाँ राजा राम मोहन रॉय लिखा और 1809 में बुक मोनो गिफ्ट टू मोनोथीस्ट करके कुछ लिखा है। अब सिचुएशन ये है कि 1809 का इंडिया पता होना चाहिए। फिर ये करते करते 1814, 17, 17, 18, 20, 28 तक ये कुछ कुछ करते चले गए। तो हमको उस टाइम पीरियड का इंडिया पता होना चाहिए वाला स्थिति आ जाता है। अब दो तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम एज स्टूडेंट्स फेस करते हैं। पहला, ये बहुत ही थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल में ऐसा है कि हम सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग या उनके लीडर्स पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल जाम्बेकर शास्त्री से लेकर केशव चंद्र सेन से लेकर दयानंद सरस्वती और ऐसे बहुत सारे नाम लेते जाते हैं। If you have not been an avid reader, if you don't know these people, so if you go through that 10-20 odd pages, after you complete the reading, you realize कि सब एक जैसा ही बोल रहे हैं, एक जैसा ही लग रहा है। तो फिर सब एक जैसा ही बोलेंगे ना, प्रॉब्लम एक जैसी चल रही है ना। कि अगर 1810 में कोई बंदा है तो उससे पूछो कि क्या हाल चाल है, तो बोलेगा एकदम देखा नहीं जा रहा है वेलेस्ली को। तो हम उससे पूछेंगे कि क्या बुरा लग रहा है बता, तो वो कौन क्लाइव के बाद से जितनी बुरी चीजें हुई सब पे बोलेगा ही वो। औरतों की स्थिति खराब है, शिक्षा भी बराबर नहीं चल रहा है, बच्चों की भी स्थिति खराब है, ये हो गया है, वो हो गया है, भाई विडो रीमैरिज का भी ये वो। 1829 में विलियम बेंटिक के अबॉलिशन ऑफ सती के बाद कोई भी सती की बात करेगा? नहीं करेगा। तो अगर बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो दो तीन चीजें अगर हम अप्लाई करके चले इस वाले यूनिट में तो हमारा काम बन सकता है। बट कहीं कहीं पर टीचर की एक लिमिटेशन आने लगती है। तो पहले मैं ये बताता हूं कि क्या बेहतर कर सकता है एक स्टूडेंट तो काम बन जाए। पहला, जैसे ना टाइमलाइन से अगर वो थिंकर्स को याद रख ले, मतलब सर जैसे ओके जैसे I've written राजा राम मोहन रॉय एंड 1809 लिखा हुआ है, तो इससे हमको ये समझ आता है कि ये उस टाइम के। आई एम जस्ट आस्किंग स्वामी विवेकानंद। अभी अगर मैं स्वामी विवेकानंद बोलूं, राजा राम मोहन रॉय बोलूं, तो द लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन फॉर पीपल इट इज लाइक ओके द सेम बैच ऑफ पीपल। अच्छा सेम थॉट, ओके ये वो। तो बट व्हाट टाइम पीरियड इज स्वामी विवेकानंद? 1890। तो उनकी और राजा राम मोहन रॉय की तो बातचीत मुलाकात कभी नहीं हुई होगी। तो पहला हमको ना फोटो होना चाहिए दिमाग में कि भाई कौन कब का है और क्या बात कर रहा है। तो जो 1890 का बंदा है, सुनना ध्यान से, वो कभी अबॉलिशन ऑफ सती की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 1829 में बेंटिक के वक्त होके चला जाएगा। फिर एग्जाम्पल एक दूसरा ले रहा हूं कि अगर 1854-55 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉर्ड डेलहाउजी के हेल्प से विडो रीमैरिज लेकर आते हैं, तो 1890 में स्वामी विवेकानंद तो कभी विडो रीमैरिज की बात नहीं करेंगे ना। तो पता है एग्जाम में जो कंफ्यूजन होता है ना, अगर उसको स्टोरी के फॉर्म में तुमने ये बंदे याद कर रखे हो ना, तो तुम्हारा काम बन जाता है कि यार ये उस वक्त थोड़ी है, ये तो उसी टाइम पीरियड के है। तो टाइमलाइन से एग्जाम में इंस्टिंक्टिवली टिक सही होता है। नहीं तो बाहर आकर लोग एक अजम्पशन रखते हैं हर किसी लीडर का, ये तो ये करते ही होंगे, तुमसे पूछ लेते तो सही रहता, बाकी ये तो ये नहीं कर रहे थे। तो बोले सर मतलब ये वीडियो रीमैरिज के लिए ये क्यों नहीं कर रहे थे? भाई वो हो गया था। ओ सर, तो नॉलेज लैग आया ना, इसका मतलब अजम्पशन पे नहीं चल सकते, इसीलिए टाइमलाइन पता होना चाहिए। तो मेरी क्या इच्छा है कि 15, 20, 10 बंदे जो भी मैं पढ़ाऊं, मैं सबसे पहले ये बताऊं कि वो कब कौन से टाइम पीरियड के, कहां है, नहीं है, किधर बैठते, उनका एक इमेज बनाना पड़ेगा।
तो जैसे एक टाइमलाइन है, एक इमेज है कि ये ऐसे थे, ये ऐसे करते थे। जैसे कहीं कहीं पर कोई कोई लोगों को लेकर लिखा है कि भाई वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, तो मेरे को मजबूरी में उनकी वो इमेज बनानी पड़ेगी। तो जब इमेज बनाऊंगा तो तुमको क्लियरली क्या समझ आएगा, कास्टिज्म के खिलाफ का इनका कोई काम होगा, तो हम टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आदमी मान ले स्वामी विवेकानंद के खिलाफ बोले कि ये कास्टिज्म में लोअर कास्ट को अपर कास्ट की ये वाली लड़ाई थी। अब तुमको क्या मालूम है उनके बारे में, तो तुम क्या अज्यूम करते हो, कराते होंगे, हो भी सकता है। तो ऐसे कर करके तो एग्जाम में तो यार फिर कोई भी थिंकर लिखेंगे और नीचे तो चारों अपलिफ्टमेंट के ही प्रोसेस लिखे होंगे ना, तो थिंकर और अपलिफ्टमेंट को देखते हुए इंस्टिंक्ट क्या आएगा, यही होगा। फिर पता चले ये तो अरे हो ही गया था इनके टाइम में, कैसे करेंगे, तो इस वजह से इमेज बनानी पड़ेगी। ये तीसरा है एरिया। कोई भी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का नाम सुना है, पढ़ा दूंगा आज, नहीं सुना है तो कोई कौन सा एरिया, गुजरात। इज बॉर्न वेयर, मोरबी, एग्जैक्टली। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स है आज, बराबर है, डीएवी बोलते हैं लोग उसको। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल पहला खुलेगा लाहौर में। अब होता क्या है कि अगर एग्जाम में लिखा हो दयानंद सरस्वती ही ओपनड अ स्कूल इन कैलकाटा, तो लोगों को लगता है कि उस साइड बहुत लोग काम कर खोल दिया होगा, इधर का आदमी कलकत्ता में स्कूल खोलेगा, खोला होगा मैं नहीं जानता, हजारों स्कूल खोले होंगे उन्होंने, पर यार तुम रैशनैलिटी कहाँ गई तुम्हारी, ध्यान देना चाहिए ना कि तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। टाइमलाइन होना चाहिए स्टोरी के साथ, इमेज होना चाहिए, कोई एक एरिया का फोटो होना चाहिए, और ना एक क्या होना चाहिए पता है, उनके उनका मेन थॉट, जो उनका जो उनका मेन है कि वो किस चीज पे, जैसे एग्जांपल स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में आते हैं किसी के भी, तो उनका मेन क्या ध्यान आता है लोगों को, हाँ, ह्यूमैनिटी एज ए रिलीजन, यूथ, राइट, और ब्रदरहुड। वो ह्यूमैनिटी एज ए रिलीजन इज बेसिकली ब्रदरहुड ओनली। और जैसे व्हाट डिड ही बिलोंग टू, विच विच सिस्टम डिड ही बिलोंग टू, एनी मठ, रामकृष्ण मिशन, बराबर। तो व्हाट इज मिस्टर रामकृष्ण टॉकिंग अबाउट, तो जो चीज रामकृष्ण बात कर रहे होंगे उसी मिशन को ही तो विवेकानंद जी आगे ले जा रहे होंगे ना। तो हम, कोई बोलता है स्पिरिचुअलिटी, कोई अर्थ, अद्वैतवाद इज वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो अब कोई फिलॉसफी बोल रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी बोल रहा है, कोई ब्रदरहुड बोल रहा है, कोई कुछ, तो इसका मतलब हमको कुछ कुछ तो आइडिया होता है, पर पूरा आइडिया होता है तो ही एग्जाम में वो टिक होता है और तो ही नंबर आते हैं, नहीं तो हर एक में मैं तुमको खुद बता रहा हूं कि ऊपर कोई भी नाम लिखा, नीचे 4 ऑप्शन दिए, आदमी इंस्टिंक्टिवली ऑल ऑफ द अबव, फिर देखता है कि ओ यार अबॉलिशन ऑफ सती में मैंने ऐसे कैसे विवेकानंद साहब को डाल दिया। तो हमने पूछा कि क्यों, अबॉलिशन ऑफ सती के 70 साल बाद है विवेकानंद जी, तो क्यों करेंगे उस काम को। पर अगर आज पेपर दे दूं हाथ में और लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डन बाय विवेकानंद जी, फर्स्ट अबॉलिशन ऑफ सती, टू अपग्रेडेशन, ऑल ऑफ दिया, किया ही होगा ना सर, पूछते तुमसे तो सही रहता। रैंडम इमेज ऐसा ही बनता है। और मैं बताऊं, कोई भी अनजान सा थिंकर या बहुत कम आता थिंकर जब एग्जाम में आता है और नीचे ऑप्शन देखते हैं, तब भी लोग इसी बेसिस पे खेलते हैं, थिंकर तो नहीं मालूम, नीचे के 4 देख कर करते ही होंगे। फिर आते हैं, लिखा होता है नन ऑफ द अबव,
सर कुछ भी नहीं किया। फिर पता चले कि अच्छा एक भी, मतलब तो फिर ये क्या कर रहे थे सर? ये किताब पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो फोटो बनानी पड़ेगी। फिर अब जैसे बोर्ड पे मैं एक ऐसे ही रैंडम टाइमलाइन बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को जैसे क्योंकि हमने गवर्नर्स के हिसाब से पढ़ा है, तो एक बार गवर्नर्स के हिसाब से ही बना लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्टोरी फोटो रहता है कि अगर सपोज 1756 के बाद से लेकर यहां क्लाइव लिखा है, ठीक है, 1772 से लेकर वॉरेन हेस्टिंग्स अगर लिखता हूं मैं, तो मैं 1785 तक लिख दूं। फिर उसके बाद ऐसे ही लमसम ले रहे हैं गाइस अपने, 1795 तक कॉर्नवालिस लेता हूं, जॉन शोर मैं माइनस कर रहा हूं, पर मैं 1800 से लेकर 1810 के करीब तक वेलेस्ली लेता हूं। अब वेलेस्ली के बाद जो बंदा है करीब करीब 1820-25 तक, वो फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग है। अब अगर 1825 से लेता हूं, ऐसे ही लमसम ले रहा हूं, और 1835 तक ले रहा हूं, तो मेरे को विलियम बेंटिक लेना पड़ेगा। इसके बाद मेरे को ऐसे कोई बंदा काम का नहीं है, तो इसीलिए मैं 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी लिखता हूं। स्टोरी में हम लोग जब जब भी कुछ कुछ पढ़े, तो हमें क्लाइव काम आया, हेस्टिंग काम आया, कॉर्नवालिस काम आया, जॉन शोर इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट में एक जगह 2-3 साल के लिए काम आए, वेलेस्ली का काम है, फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग का काम है, विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का काम है, और डलहौजी का काम है। ये हमारा टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ता है सर? मैंने ना बोर्ड पे वो तो बातें लिखी ही है जो किसी भी थिंकर का हमको नोट मेकिंग के वक्त खुद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक राजा राम मोहन रॉय साहब का ले लिया, बिकॉज आइडियल केस है पढ़ाने के लिए। अगर उनको लेकर बात करो, सपोज कीजिए कि क्या पढ़ाना है सर राजा राम मोहन रॉय को लेकर, तो दो पार्ट में कभी भी थिंकर्स को लेकर पढ़ना चाहिए। पहला, एक जनरल क्या है उनको लेकर, उनकी एक फोटो या इमेज जो बननी चाहिए अपने साथ, और दूसरा एकदम फैक्चुअल आइटम क्या है जो राजा राम मोहन पे ही अप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बुक लिख रहा है गिफ्ट टू मोनोथीइस्ट्स, अब वो उन्हीं की लिखी बुक है अगर, तो फिर वो तो फैक्चुअल पार्ट हुआ ना। एक बार इसको डिकोड करते हैं। गिफ्ट टू मोनोथीस मतलब मोनोथी, मोनो मतलब सिंगल, थीज्म मतलब पूजना, क्योंकि एथीस्ट होते हैं। एथीस्ट में ए इज ऑपोजिट एंड थीस्ट इज पूजना, मतलब जो आस्तिक नहीं होकर नास्तिक होते हैं। तो अगर मोनोथीज्म है का मतलब है सिंगल गॉड, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनका क्या होगा कि अगर हिंदू धर्म के हैं, इस्लाम के हैं, क्रिश्चियनिटी के हैं, या कोई भी धर्म के भगवान है, अल्टीमेटली सारे धर्म वाले किसी भी भगवान को लेकर जो अपनी आस्था आराधना रखते हैं वो उसी प्योरिटी लेवल की होती है। यही उनका कहना था, मोनोथीज्म, वन गॉड वाला कॉन्सेप्ट। आत्मीय सभा बात करेंगे। हिंदू कॉलेज फाउंडर डेविड हेयर है। इससे हमको पता चलता है कि ये कोई कॉलेज वॉलेज रिलेटेड चीजों में सपोर्ट काफी किया करते थे। फिर यहां लिखा ही मेंटेन्ड एन इंग्लिश स्कूल इन कैलकाटा और एट हिज ओन कॉस्ट, तो इसका मतलब ये बंदे एडुकेशन को लेकर वापस से इनका झुकाव देखने के लिए मिलता है। फिर लिखा है कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, एक बेसिकली क्या था कि जो क्रिश्चियनिटी में मॉरल्स और फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट को डिवाइड करके इन्होंने उस चीज को समझाया था कि क्रिश्चियनिटी में क्या कैसे सब चीजों को लोगों को समझना चाहिए। ये वो सर ये काम क्यों कर रहे हैं एक्चुअली में? चल मैं पूछता हूं। चल 1820 में क्यों इन्होंने सोचा होगा, काफी अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का, कि 1820 में इन्होंने क्यों सोचा होगा कि यार ये किताब लिखता हूं बहुत जरूरी हो गया है। ऑसम, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट से मिशनरीज हिंदुस्तान में आने लग गए थे एंड कन्वर्ट और ये सब करने का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया था उसी प्रोसेस के थ्रू, और 1 लाख रुपए एडुकेशन के लिए दिया था। तो उसमें ऐसा था कि यही टाइप की स्कूल्स बनने लग गई थी, कैथोलिक स्कूल्स, और उसी टाइम पीरियड में मिशनरीज हिंदुस्तान आने लग गए थे। 7 साल के अंदर अंदर हर बात पे क्रिश्चियनिटी 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 को लेकर बात हो रही थी। तो ये बताना तो जरूरी था ना कि वो एक सुप्रीम रिलीजन नहीं है, उसमें भी बहुत सारे फंडामेंटल्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। एंड somebody like a Raja Ram Mohan Roy could take that lead or probably had that audacity कि जिस चीज की सबसे ज्यादा बात हो रही है पहले उसको समझो कि वो क्या है। तो उस वजह से हमको क्या समझ आता है पता है इससे, कि ये तो फैक्चुअल पार्ट है, इसका मतलब बंदा
मजबूत दिल का आदमी था, जिगर था उसमें। वेदांत कॉलेज कलकत्ता, वेदांत इज बेसिकली व्हाट, वेदों का अंत। तो अगर वेदों का अंत है तो वेदों का अंत क्या है? उपनिषद। उपनिषद, अगर इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ऐसे फैक्चुअली बात करें तो दे आर फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशंस। सो इफ दे आर फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशंस, दे आर लॉजिकल। तो इसका मतलब वेद पर भरोसा नहीं है, उनका उपनिषद के बिलीवर है वो। अच्छा ठीक है, फिर ब्रह्मो समाज का स्थापित होना। बात करूंगा आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज क्या है, उन चीजों को लेकर। ये फैक्चुअल पार्ट एक तुम्हारे पास हर बंदे का होना चाहिए। फिर अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। टाइमलाइन थिंकर्स, कब का ये बंदा, कब का ये बंदा है? बोर्ड पे 1809 से 1828 लग रहा है। तो इसका मतलब अगर इनको ध्यान से देखते हैं तो ये फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड के हैं। तो ये फोटो बननी चाहिए ना दिमाग में, खाली बता के छोड़ रहा हूं। इनके सबसे दो टॉप शागिर्द, चेले, शिष्य जो होंगे, उनमें से एक होंगे देवेंद्रनाथ टैगोर और एक होंगे केशव चंद्र सेन। अब सुनना कि अगर इनका स्वर्गवास 1829 1834 में है, शायद 33 में है, अगर इनका स्वर्गवास 1833 में है, इफ यू यॉन, ठीक है, मुंह नीचे, अगर इनका स्वर्गवास 1833 में है और अगर रविंद्रनाथ टैगोर कब के, कौन से टाइम पीरियड, 1905। सुनना, ऐसे ही फोटो बनेगी। तो इसका मतलब अगर 1833 में इनका डेथ है तो कोई 20-25 साल के बंदे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, जो 1825-30 में 20-25 साल के हैं अगर, तो उनके बेटे हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर। इसीलिए देवेंद्रनाथ इनके फॉलोअर होंगे और रविंद्रनाथ उसके बाद। और मैं ये पूरा मैप भर भी दूंगा बाद में। तो टाइमलाइन पहले इनकी, एरिया बराबर। यार ये कोलकाता वाले रीजन में ऐसे लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? ब्रिटिशर का एम्पायर वहां पर क्यों था? उसका एक सवाल, एक ही वर्ड में तो जवाब है, प्रेसिडेंसी है। बंगाल प्रेसिडेंसी है। बंगाल ही हर जगह का खर्चा उठा रहा है। सबसे करीब से अगर देखना है कि कहां क्या हो रहा है तो बंगाल में रहकर देखना इजी पड़ता है कंपैरेटिवली। कानून वाले भी सब उधर ही बैठते हैं। अगर कोई बोलता है कि चलो धरना देना है, ये बात सरकार से बात करनी है, कहां चले? दिल्ली। तो सबसे ज्यादा ऑफिसर क्लास को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, या स्टूडेंट पॉलिटिक्स अगर कहीं चल रही है, कहीं से लोग उभर के तैयार हो रहे हैं, तो वो तो दिल्ली ही होगा ना हमेशा। सूरत उसका गढ़ कभी बन ही नहीं सकता है। वो इसीलिए होता है। तो इसी वजह से ज्यादातर हम गेम चेंजिंग मोमेंट्स देखेंगे तो हम वेस्ट बंगाल एंड कैलकाटा इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो कैपिटल है, तो आदमी वहीं आए और वहीं रहे तो वही ज्यादा ठीक पड़ता है कंपैरेटिवली। सो टॉकिंग अबाउट राजन राम मोहन रॉय, ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इतनी सारी बातें हैं। उन्होंने बोला था कि मॉडर्न कल्चर अकेला ऐसा है जो इंडियन सोसाइटी को रीजनरेट कर सकता है। हमने उनसे पूछा साहब ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला इंडियन सोसाइटी जो है उसका एक डाउनफॉल आ रहा है। यूरोपियन सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटीज में ऐसी कुछ बहुत अच्छी चीजें जो अनमैच्ड लेवल पर है, तो इसीलिए हमको अगर उस चीज को इम्बाइब करेंगे तो चलेगा। डू यू नो व्हाई इज कॉल्ड द रेनेसां? जो इनका सबसे यूनिक चीज था उस टाइम पीरियड में, जो बहुत कम लोग शायद उस वक्त बोल पाते, वो ये था कि ये कह रहे थे कि इंडियन कल्चर जिस पोजीशन में अभी है ना, ऐसा हो सकता है कि वो अपना डाउनफॉल देखकर खेल खत्म हो जाए। इसीलिए इंडियन कल्चर को अपनी कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, कुछ वेस्टर्न कल्चर से लेना पड़ेगा। सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अगर तैयार होगा तभी न्यू इंडिया बन के तैयार हो सकता है। तो ही इज नॉट टेक्निकली क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम ब्रिटिश। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ही इज एन इंटेलिजेंट बोरोवर, कि क्या वहां से अच्छा ले सकते वही देखो। मतलब ऐसे आंख बंद करके हर बात पे बुराई करने की जरूरत नहीं। बिकॉज ही वाज समबडी हु सेड कि परमानेंट सेटलमेंट इज गुड, धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए। क्यों? आउटपुट बढ़ रहा है, लगान तो सबको वैसे भी देना है, तो दिक्कत किस बात का है?
बस बीच में से जमींदार हटा दोगे तो काम हो सकता है। तो वो पढ़ रहे हैं कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, तभी समझ आ रहा है ना कि वो गुड है। फेस वैल्यू पर लोग देखते हैं, ओ ये तो खत्म हो जाएगा, तो कुछ भी अच्छा थोड़ी, ऐसा थोड़ी था कि कुछ भी अच्छा नहीं था। अगर लैंड एज अ कमोडिटी बन के तैयार हुआ तो इंडिया जैसे राज्य देश में कुछ तो ठीक है, बुरा क्या है। सो उन्होंने भी यही बोला था कि मॉडर्न कैपिटलिज्म शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कुछ उनकी तारीफ में बात, कम से कम 12 भाषा आती थी उनको। ही न्यू द पावर ऑफ रीजन, व्हाई, व्हाट, रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम को हटाना, आइडल वर्शिप नहीं करना, मोनोथीइज्म को प्रीच करना, ये सब नॉर्मल सी बातें थी। बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द वेदास, 5 उपनिषद्स, टोटल 108 उपनिषद में से 5 को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं और चारों के चार वेद को अगर आप बंगाली में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बताता है कि आप में पढ़ने का कितना पेशेंस है, ट्रांसलेट करने को लेकर आप कितने इंक्विजिटिव हैं, आप कितने डिटेल्ड हैं, क्या इच्छा रखते हैं आप। मतलब सो मेनी things about somebody who is ready to read the 10 mandalas of a Veda and then ready to rewrite it in Bengali as well, and having the acumen कि if I translate, don't worry, जो exact है वही extract करने की कोशिश करूंगा। Not bad, sir? Okay. Idol worship वगैरह तो ठीक है। Philosophy of the Vedanta he used to preach, abolition of the sati, पर्दा सिस्टम हटाना, चाइल्ड मैरिज न होना। मैंने उस दिन भी एक बात किया था कि घाट पे जब ये जाते थे सती प्रथा न होने के लिए, तो इनकी मम्मी ने इनके खिलाफ जुलूस निकाला था, ये बोल के कि हमारा बच्चा समझ नहीं रहा है, इनको पाप लग सकता है। एंड सो he attacked polygamy, worked for women empowerment. Polygamy is basically having more than one wife, and polyandry is having more than one husbands. So polygamy in India existed in more than one religions. I've talked about it indirectly जब मैंने बोला था कि शिवाजी की 2 वाइफ्स थी, तो पॉलीगैमी है ना। तो उस टाइम पीरियड में इनका यही कहना था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलीगैमी का हटना जरूरी है, कि भाई अगर पॉलीएंड्री नहीं है इंडिया में, कि if a women can't have 2 husbands, then it cannot be the case that a man can have more than one wife. तो विमेन एम्पावरमेंट के तो इनके बहुत सारी चीजों पर चर्चा है। बंगाली ग्रामर, इंडियन जर्नलिज्म, परमानेंट सेटलमेंट अच्छी जगह पर अप्लाई हो ताकि फार्मर्स को बहुत सारा फायदा हो जाए, इन चीजों को लेकर बहुत सारी बात की थी। इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। 2-3 चीजें लिखी है इनको लेकर कि नेपलिस में एक रेवोल्यूशन था 1821 में, वो फेल हो गया था। 1821 में नेपलिस में एक रेवोल्यूशन फेल हो गया था यूरोप में। इट वाज अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। स्टोरी में जाके फायदा नहीं है। यूरोप में कोई रेवोल्यूशन फेल हो जाए, आप मेंटली इतने इन्वॉल्व है कि आप इतने दुख हो जाए कि उस दिन हम अब किसी से नहीं मिलेंगे आज। क्यों? अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? नेपलिस का एक रेवोल्यूशन फेल हो गया है। स्पेनिश अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाले, उस जगह पर कोलोनियलिज्म के खिलाफ एक जीत हासिल होती है वहां के लोगों को। तो राजा राम मोहन रॉय अपनी तरफ से पब्लिक डिनर होस्ट करते हैं कि जिन जिन को भी खाना है आज हमारी तरफ से खाएं। लोग भी आकर पूछते होंगे, राजा जी किस चीज का है ये डिनर? बोले लैटिन अमेरिका में एक रेवोल्यूशन हुआ था ना अगेंस्ट द कॉलोनीज, वहां पर जीत हासिल हुई है, मुझे अच्छा लग रहा है। लोग पूछते होंगे, एक तो लैटिन अमेरिका कहाँ है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है? क्योंकि जब 1820s की बात चल रही है तो विलियम बेंटिक तो आया भी नहीं है, वो तो 29 में आएगा। देयर इज नो सर्टेन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन दिस प्लेनेट, and somebody realizing it so early in life that India is a colony. Commendable. Fearless as a lion, separation of executive from the judiciary, इनको लेकर मतलब कैसा है कि अगर मुझे राजा राम मोहन रॉय पढ़ाने दिया जाए,
क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो इतना खींच नहीं सकते, और ये तो एक ही है वैसे, पर मेरे पढ़ाने के लिए क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी नहीं है जो मुझे पढ़ाना है, तो इसीलिए एक पॉइंट के बाद फैक्चुअल लेवल पर उनका इमेज बिल्ड करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे दिमाग में जब ये अब देखते बोर्ड एडुकेशन से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको लेकर है, और इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको लेकर है, और इससे पहले जैसे हर जगह पर अपलिफ्टमेंट को लेकर लाने को लेकर बात हुई, पर कुछ और देखने को नहीं मिला। जैसे एरिया देखते हैं तो बंगाल वाला रीजन हमको देखने मिलता है, और उसके अलावा जो इनके मेन एस्पेक्ट्स है, संजोग ऐसा है कि इनके मेन एस्पेक्ट में सारे ही मेन एस्पेक्ट है, इसीलिए इनको फादर ऑफ रेनेसां बोलते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय के पर एक पॉइंट पर अप्लाई नहीं होगा, बट दिस इज द बंगाल एरिया। अब हमारे पास दो चॉइस होता है, या तो हम एनसीईआरटी के थ्रू जितने भी थिंकर्स हैं उनको देखना चालू करें, या फिर अच्छा वो तो कम है इन नंबर्स, और ऐसा होता है कि उसके अलावा कहां से कौन सा देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये बताते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी से करने से काम बनने वाला नहीं है, हमको प्राइवेट पब्लिकेशन में प्रोबेबली स्पेक्ट्रम वगैरह देखना पड़ेगा, वहां पर बहुत सारे नाम दिए हुए, तो पर 5 7 8 तो अपने देखने हुए चल ही सकते हैं। ओके, इनके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है इस गेम में वो है डेरोजियो। मैं ना बोर्ड पे देखते हैं, मैं यहाँ RRR लिख रहा हूं। डेरोजियो को लेकर अगर बात करूं तो सबसे पहले इमेज बना देता हूं दिमाग में। ऐसा है, दैट गाय इज बॉर्न इन 1809, ही इज स्टेइंग इन कैलकाटा, सर he will die in his 20s, he will die in his 20s, very young in life. Why will he die, sir? He will die due to cholera. Why are we studying him at the age of probably 18, or at the age of, he was born in 1809 and 1826, at the age of 17 in a country like India, at the time of Raja Ram Mohan Roy in Bengal, he started teaching in colleges. अगर 17 की उम्र में उस टाइम पीरियड में हिंदुस्तान में रहने वाला कोई आदमी अगर ब्रिटिश की कॉलेजेस में पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ज्ञानी भी है, आग भी है। ऐसा है, डेरोजियो को हम लोग याद रखते फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेट मी पुट इट थ्रू, 1789। फिर इंडिया में उसका हाव भाव पहली बार सर आपने पढ़ाया था टीपू सुल्तान के वक्त, तो अपने ले लेते 1789, टीपू सुल्तान 1799, बराबर। फिर उसके बाद उस चीज का खत्म होना और कहीं पर हमारा जिक्र नहीं होना, डेरोजियो 1820 onwards, focusing on the concept of French Revolution and bringing that inspirational change among the students also, कि आप लोग भी अपनी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इन सब चीजों के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते। उनको लेकर लिखा है that he was inspired by French Revolution to think rationally and freely, liberty, equality, freedom, worship, faith, इन सब चीजों को लेकर बहुत था। जो कंपनी का चार्टर था उसमें चेंजेस लाने को लेकर भी ये बात करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर। बट एक प्रॉब्लम ये होता था, बिकॉज ही वाज अ टीचर स्टडिंग इन कॉलेज, टीचिंग इन कॉलेजेस, तो जो राजा राम मोहन रॉय का जो पब्लिक के साथ का जो पूरा कनेक्ट था वो डेरोजियो का मिस होता था। इनको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतनी कम उम्र, आई थिंक 1809 इज बॉर्न एंड 1831 इज डेथ, टू यंग एट दैट टाइम पीरियड। सो बट मैं जब डेरोजियो याद रखता हूं तो मैं दो चीजों से याद रखता हूं इमेज के हिसाब से, यंग, फ्रेंच रेवोल्यूशन। एनीथिंग एल्स दैट ही कुड वर्क ऑन, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को देखा है, तो उनके बहुत सारे फंडामेंटल्स पे ये इनकी हाँ होगी। तो मैं ऐसे ही पूछता हूं कि सती के लिए करते होंगे क्या? मुश्किल हो सकता है, उम्र थोड़ी छोटी है, बट विमेन राइट्स के लिए सती को लेकर कर सकते होंगे। स्पेसिफिकली कहना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर अगर, क्योंकि ये प्रोफेसर है, तो कौन से फील्ड में ज्यादा सोचते करते होंगे? एडुकेशन साइड, यूथ को इंस्पायर करने का काम, हाँ, वो वाला इमेज हमारा बन के तैयार होता है। तो इसीलिए अगर डेरोजियो को लेकर बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पीरियड एज राजा राम मोहन, इमेज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड प्रोफेसर, एरिया वेस्ट बंगाल रीजन, मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रोफेसर। अच्छा, इमेज इज सेम, या मेन टॉपिक्स
उसी से रिलेटेड उनका बनेगा। या इमेज इज दैट ऑफ अ प्रोफेसर एंड मेन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। दो हुआ। थर्ड, आई एम मूविंग टू देवेंद्रनाथ टैगोर। या बोर्ड पे नाम भी लिखता जाता हूं तो काम भी बनता जाए। देवेंद्रनाथ टैगोर, टाइम पीरियड इज 1817 टू 1905। ओके, हमने इनसे पूछा कि साहब आप अपने बारे में कुछ खास बताइए। तो इन्होंने कहा कि सर टैगोर, अगेन बंगाल। आई एम लाइक ओके फाइन, एरिया इज ओके। टाइमलाइन 1817 लिखा है। इफ राजा राम मोहन रॉय डाइज 1833, हाउ ओल्ड इज डीबीटी? 16 ईयर ओल्ड। अर्ली इन लाइफ आप फादर ऑफ रेनेसां का स्वर्गवास देखते हैं, है ना। लास्ट में ये ब्रह्मो समाज नाम का आइटम बना के जाते हैं। मैं यहां लिखता हूं तो हमारा कनेक्ट भी आएगा कि 1833 डाइस है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर प्रभावित होंगे। तो हमने इनसे पूछा कि पर सर मतलब किस चीज से एग्जैक्टली प्रभावित है आप, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की तो बहुत सारी चीजें। उन्होंने बोला आप मतलब मेरा क्या इमेज बना रहे हैं सर? हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोले सर हम ना एक तत्व बोधनी सभा बना रहे हैं। हमने कहा उसमें क्या होगा? उसमें ऐसा है कि जो हमारा पास्ट है ना, उस पास्ट को हम बंगाली में तत्व बोधनी पत्रिका के तहत लेकर आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं एग्जैक्टली? हम लोगों को बुलाते, बिठाते, और सर क्योंकि 1830s और 1840s चल रहा है, क्योंकि 30s और 40s में ही गेम आएगा, क्योंकि 30s में ये 16-20 साल के होंगे और 40s में 30 साल के, तो ये तो बहुत छोटे राजा राम मोहन रॉय से। सही है। हमने कहा तो आप आरआरआर का क्या ले रहे हैं? तो बोले कि वो जो पास्ट पे रिलायंस है ना सर, वो पता है टाइमलाइन से क्यों लेना पड़ रहा है? सर इंडिया की स्थिति बहुत खराब है, सोशली, इकोनॉमिकली, एनीथिंग दैट यू टेक। तो इसीलिए हमको ना कैसे भी करके लोगों को क्या बताना पड़ेगा, हमारे टाइम पे इतना इतना पैसा हुआ करता था। तो सर थोड़ा पीछे जाकर बात करनी पड़ेगी, और वो जो तत्व बोधनी है हमारा, वो उसी चीज पर बात करता है। तो मैंने इनसे पूछा कि तो वो पीछे जाकर बात करने के लिए मतलब वो आप वेदांत फिलॉसफी ऊपर? अरे नहीं, इट्स जस्ट गोइंग बैक एंड टेकिंग प्राइड कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा तो आप अपलिफ्ट क्या करके देते हैं लोगों का? तो इन जनरल मोरल कि वी आर नॉट एज बैड एज वी थिंक दैट वी आर। जैसे होता है कि अरे मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी किस्मत, ये बीती ही कितनी है, हुआ ही क्या है। स्टूडेंट कम्युनिटी जब ये बोलता है तो बाय चांस आप किसी, मतलब मेरी भी उम्र ठीक ठाक हो गई है, कितनों के मुकाबले तो हमने दुगनी दिवाली देख ली होगी। तो ऐसा लगता है कि अच्छा अभी तो वरमाला भी बाकी है भाई। मतलब ये कैसे सोच सकते हो तुम? 60 साल वाले को तो कनेक्ट ही नहीं। अच्छा जिंदगी ही ऐसी है। एक आध साल कॉलेज के हुए, स्कूल तू जाया करता था, तब तक जिंदगी में कोई क्लेश था नहीं। एक आध साल में यू आर जस्ट एंटरिंग द मेन वर्ल्ड एंड ऑलरेडी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग योर जिंदगी। यू हैव टू स्टार्ट फाइटिंग द होल प्रोसेस आउट। तो आखिर आदमी क्या बताता है उनको? देखो बैठो, तो वो बताते हैं, समझाते हैं। तो जिनके पास पेशेंस होता है समझने का, वो समझते हैं, थोड़ा मोटिवेट होते हैं, बोलते हैं हाँ तो सही है, आप भी लड़ गए तो मैं भी लड़ जाऊंगा, तो कुछ तो फायदा होता है। सोशल अपलिफ्टमेंट या रिफॉर्म का पार्ट तो है, अदरवाइज तो वो नहीं हो पाता है। सो टॉकिंग अबाउट तत्वबोधिनी सभा, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज, दैट इज व्हाट ही वाज फेमस फॉर। तो हमने इनसे कहा कि साहब और क्या करके देंगे? इन्होंने कहा सर सुनिए ना, अगर आप यहां पर तत्वबोधिनी सभा लिख रहे हैं
तो सर 1843 में मुझे भी ब्रह्मो समाज का हेड बना दीजिए। 1843 में मुझे भी ब्रह्मो समाज का हेड बना दीजिए। मैंने कहा ब्रह्मो समाज क्या करेगा? बोले जितनी भी सारी चीजें आपने यहां पर लिखी है ना राजा राम मोहन रॉय को लेकर, वही ब्रह्मो समाज है जिसमें हर तरीके के अपलिफ्टमेंट को लेकर ये काम किया करेगा। हमने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इमेज बनानी बाकी है। देवेंद्रनाथ टैगोर उस टाइम पीरियड में काफी टाइम पीरियड तक अपने आप को उसी जगह कन्फाइंड रख रहे थे, और इसके बाद इनको भी एक शिष्य मिला बाय द नेम ऑफ केशव चंद्र सेन। तो अगर मैं यहां पढ़ाऊं तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा पता है? राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। अब क्योंकि केशव चंद्र सेन है, जिनको थोड़ा बहुत भी सरनेम से चीजें को समझना आता है, सेन इज अ बंगाली सरनेम, सो वी विल पुट दिस गाय ऑल्सो हियर ओनली। तो हम चार बंदों को अभी तक यहां पुट कर चुके, चौथा पढ़ाना बाकी है। राजा राम मोहन रॉय हो गया, डेरोजियो हो गया है, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया है। देवेंद्रनाथ टैगोर तो टू गुड अ मैन, हिज सन्स रविंद्रनाथ, his Nobel Prize winner India, Satyendra Nath, first person to qualify civil services, Abindranath Tagore, मतलब Satyendra Tagore, Abindranath Tagore और Rabindranath Tagore. Abindranath Tagore, one of the legendary painters during that point of time, and he himself, Debendranath. Genes, ऐसा. So he reorganized the Brahmo Samaj, put life into it. हमने कहा कि हाँ केशव भाई आपका क्या सीन है? बोले सर हमको 1858 में दिया जाता है। केशव चंद्र सेन को लेकर एक जगह पर छोटा सा चैलेंज है। इनका इमेज बनाते, बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही मजबूत बोलते हैं, वर्ल्ड व्यू बहुत ज्यादा खुला है, उधर भी कर लेते हैं, बंबई भी चले जाते हैं, लंदन भी चले जाते हैं, पंजाब में भी कर लेते हैं ये वो। हमने कहा इतना जोश कैसे? 1858 के है ना, क्राउन रूल के अंदर आ गए ना, तो क्राउन रूल के अंदर आ गए तो पूरे इंडिया को एक ही रानी डील कर रही है ना, तो अब कलकत्ता पंजाब अलग नहीं है ना। इनके टाइम पीरियड में कैलकाटा इज अ प्रेसिडेंसी, पंजाब इज अ प्रोविंस, अफगानिस्तान इज अंडर दिस थिंग। ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड देयर इज अगेन अ ट्रांजिशन 1840-42। मैंने पूछा देवेंद्रनाथ टैगोर भाई साहब से, क्योंकि मैंने यहां लिखा है 1833 में अगर ये 43 में बनाएंगे तो इन्होंने चार्ल्स नेपियर को देखा होगा ना, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, सिंध, लाहौर ट्रीटी, ये सब देखा होगा। तो इन्होंने तो एक हिंदुस्तान देखा ही नहीं है, जो 57 के रिवोल्ट के बाद केशव चंद्र देखेंगे। तो इसीलिए केशव चंद्र के वक्त पहली बार कॉस्मोपॉलिटाइजेशन ऑफ द ब्रह्मो समाज होगा कि सर ये बात अगर इतना थॉट प्रोसेस, इतनी सैंक्टिटी बरकरार है तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम इसको पंजाब में खोले, क्यों ना हम इसको बॉम्बे में खोले, देखो क्यों ना हम इसको पंजाब में खोले, क्यों ना हम इसको बॉम्बे में खोले, क्यों ना हम इसको मद्रास में खोले, क्यों ना हम इसको हिंदुस्तान में हर जगह इसी पूरे कॉन्सेप्ट को फैलाए, बताए लोगों को। हमने कहा ये भी ठीक है, कहां खोलोगे? तो यूनाइटेड प्रोविंस में खोल लेंगे, पंजाब खोल लेंगे, बॉम्बे खोल लेंगे, मद्रास खोल लेंगे। क्यों सर? सारे जो हमारे गुरु थे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने क्योंकि सारे समाजों के बारे में बात किया था, तो हम लोग भी ऑल रिलीजन्स को लेकर सारी टीचिंग्स हर जगह प्रोवाइड किया करेंगे। सर कास्ट सिस्टम को अपने को कैसे भी हटाना पड़ेगा, इंटरकास्ट मैरिज ये सब सबको कैसे भी मनाना पड़ेगा। हमने कहा केशव थोड़ा फास्ट खेल रहे हो आप, तो बोले सर खेलना ही पड़ेगा। केशव चंद्र सेन ने ही, यहां पर एग्जाम में बच्चों से गलती होती है, जैसे 1863 में, प्लीज बोर्ड पे 1 मिनट के लिए, 1863 में मुंबई में प्रार्थना समाज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यार ये केशव चंद्र सेन की देन है। तो क्या होता है, बिकॉज ही स्टेइंग इन बंगाल, तो प्रार्थना समाज मुंबई हुआ ये था कि बिकॉज ही वाज एक्सपांडिंग टू अदर प्लेसेस इन द कंट्री, सो प्रार्थना समाज उन्होंने उस जगह पर एस्टैब्लिश कर दिया था। केशव चंद्र सेन को लेकर दो बातें, बंगाल रहते थे, एक जगह है कूच बिहार करके,
राजा राममोहन रॉय के शिष्य हैं और बकायदा देवेंद्र नाथ के। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट मतलब फॉर विडो री मैरिज, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीजें ओके। अपनी 13 साल की बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से कर दी। तो सबसे पहले चाइल्ड मैरिज हुआ, विमेन एम्पावरमेंट इधर उधर हुआ, एंड इन द वेडिंग ही फॉलोड all the orthodox Hindu rituals that could have been involved. अब ऐसा है कि एक तो 1865 में जब इतना कॉस्मोपॉलिटन हो रहा था, बोर्ड पे देखना, तो इनके और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में आइडियोलॉजीज ऑफ ब्रह्मो समाज का इशू हो गया था। तो तब ब्रह्मो समाज दो पार्ट में बट गया था। केशव चंद्र को जो ब्रह्मो समाज मिला था, दैट इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, बोर्ड पे केशव चंद्र सेन। एंड जो देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्मो समाज चला रहे थे, दैट इज आदि ब्रह्मो समाज, DNT। हो रहा है दिमाग में, बहुत रॉकेट साइंस नहीं। तो ये तो ठीक चलाने लगे आदि ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया चलाने लगे। ऐसा है, फिर जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी इस तरीके से की, तो वो ऐसा हो गया था लोगों में कि आप इतनी ऊंची ऊंची बातें समाज सुधार के लिए कर रहे हैं, खुद ही बेटी की शादी एक बड़े घर में राजा से करा के, ऑल ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स यू फॉलोड, सो देन दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो ऐसा बोलते हैं कि जो फॉलोअर्स ऑफ केशव चंद्र सेन थे, वो इनसे अलग हो गए और उन्होंने ब्रह्मो समाज के ही प्रिंसिपल्स पर साधारण ब्रह्मो समाज बनाकर खड़ा कर दिया है। तो अगर इसके बाद मेरे को इधर से ब्रांच खोलना है, तो फिर मेरे को साधारण ब्रह्मो समाज बनाना पड़ेगा। समझाने की इच्छा सिर्फ इतनी है कि देवेंद्र नाथ टैगोर से बेटन वाज टेकन ओवर बाय केशव चंद्र सेन बिकॉज ऑफ कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन। 7 साल के अंदर अंदर इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है। ये बनाते ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, और देवेंद्र नाथ टैगोर बनाते हैं आदि ब्रह्मो समाज, क्योंकि ये अपनी 13 साल की बेटी की शादी ऑर्थोडॉक्स फॉर्म में करते हैं। तो इस वजह से इनके जो फॉलोअर्स है वो साधारण ब्रह्मो समाज उसमें से बनाते हैं। तो ब्रह्मो समाज के बेसिकली बाइफर्केशंस है आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ केशव चंद्र सेन, एंड दैट इज हिज इमेज। उसमें ऐसा है कि आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के बीच में डिफरेंसेस बहुत कम है कंपैरेटिवली। जैसे एग्जाम हिस्ट्री ऑप्शनल होता तो उसको बहुत डिटेल में देखते कि एग्जैक्ट क्या फर्क है, बट दोनों के प्रिंसिपल सेम ही है। जैसे खासकर अगर मैं आदि ब्रह्मो समाज की बात ना, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट राजा राम मोहन सेड, बिकॉज DNT is a proper follower of, and this is a little on the modified and the cosmopolitan version. So this is Brahmo Samaj of India, where we should bring more people in, where this is also required, where finance is also required. That is how it will grow. Otherwise, how will we have meetings? ये सब सबका पूरा फंडामेंटल्स आने लग गया था। एडवांसमेंट या कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन जिसको बोलते हैं लोग, ऐसा। तो अभी तक हमारी तरफ से 4 बंदे हो गए, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ, डेरोजियो एंड केशव चंद्र सेन। ओके, शिफ्टिंग इन टर्म्स ऑफ मैप, अच्छा नहीं, चलो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ले लेते पहले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी एक इमेज बनाते हैं। ऐसा है जैसे मिदनापुर करके एक जगह है बंगाल में, कलकत्ता के मुकाबले कमजोर जगह है, काफी कमजोर। आप अगर नाम नहीं जानते तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई कमजोर डिस्ट्रिक्ट ही होगा कलकत्ता के मुकाबले। उसमें एक बहुत ही गरीब घर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म है, और क्योंकि वो जन्म 1840s में है, 1820s में है, माय बैड, तो ये कहना कि 1850 आते आते एक गरीब घर का लड़का कि संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाएगा उस देश में जहां
एडुकेशन का स्टेटस, हम प्रीवियस लेक्चर में एडुकेशन पॉलिसीज के, उतना साउंड है ही नहीं ना. एंड व्हेन these posts in general are occupied by Britishers in this country, so a college in this country being run by somebody who was born in a poor family shows the resilience of Ishwar Chandra Vidyasagar at that point of time. इतने में से अगर मुझे चीजें निकालनी हो ना, तो मैं पूछूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप किस किस चीज पर फोकस कर रहे हैं. तो क्योंकि वो कॉलेज के प्रिंसिपल है, तो एडुकेशन ऑब्वियस है, विमेन एम्पावरमेंट भी ऑब्वियस है, इक्वालिटी अमंग पीपल भी ऑब्वियस कैटेगरी में जाता है. तो आपके दिमाग में उनका जो फोटो है वो एक प्रिंसिपल का होना चाहिए. एरिया कैलकाटा रहेगा, टाइमलाइन 1850s का होगा, है ना, क्योंकि जब राजा राम मोहन रॉय का स्वर्गवास है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उम्र 2-5 साल की ही है. 13 साल, हाँ सॉरी 10-12 साल की है. तो वो एक इमेज रहेगा. एंड जो इनका मेन है, उस टाइम पीरियड में डलहौजी के साथ बैठ के विडो रीमैरिज एक्ट हिंदुस्तान में पास कराना कमेंडेबल था. विडो रीमैरिज एक्ट पास कराना कमेंडेबल था, क्योंकि जब विलियम बेंटिक के थ्रू राजा राम मोहन रॉय अबॉलिशन ऑफ सती 1829 करवा पाते हैं, उसके बाद जो सबसे लैंडमार्क एक्ट पास करवा दे पूरे हिंदुस्तान में, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही है, विडो रीमैरिज का. तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी प्रो. मैंने इनसे पूछा कि आप किनके साथ हैं, तो इन्होंने बोला कि देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 का जन्म, मेरा 1820 का जन्म. मैंने कहा अच्छा, यू गाइज आर कंटेम्पररीज. तो बोले हाँ, लेकिन कैसा है साहब कि इनके टाइम पीरियड, ये और मैं कंटेम्पररीज है, तो हम दोनों राजा राम मोहन रॉय को बहुत मानते हैं, पर ब्रह्मो समाज साइड ये चले गए और राजा राम मोहन रॉय के प्रिंसिपल्स को लेकर ब्रिटिश साइड मैं चला गया. तो हमने कहा फिर आपने उसमें क्या किया? ही रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो अगर मैं इमेज बनाता हूं इनको लेकर, तो देवेंद्रनाथ कभी ब्रिटिश से लड़ नहीं रहे हैं या उनका कोई मनभेद नहीं है, पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हमेशा ब्रिटिश की साइड, क्योंकि कॉलेज भी जाएंगे, रिजाइन भी करेंगे, कैसे भी करके डलहौजी से बोल के विडो रीमैरिज पास करा के देंगे. तो इमेज बन रही है दिमाग में कि ब्रिटिश साइड का कुछ भी आए तो मैं इंस्टिंक्टिवली एक बार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर टिक कर सकता हूं, और आदि ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो समाज रिलेटेड उस टाइम पीरियड का कुछ भी आए तो मैं देवेंद्रनाथ टैगोर टिक कर सकता हूं. वो फोटो हमारी बननी चाहिए. सो he is the principal of Sanskrit College. He opened it for non-Brahmins also, introduced Western thoughts in college, blend of Indian and Western culture, is against child marriage, polygamy. He was secretary of the Bethune School, Kolkata, which was important for women education at that point of time. तो एक इमेज बन के तैयार होती है ना इनकी. Fair? Okay. So, फिलहाल अगर इस जगह पर हम लोग देखें, मैं इसको मैप को थोड़ा ठीक कर लेता हूं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा. अगर आर लेते हैं, इनसे नीचे लेते हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर लेते हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेते हैं. और इसी टाइम पीरियड में एक और बंदा, थैंक यू, डेरोजियो भी सेम टाइम पीरियड है, क्योंकि 1831 में तो स्वर्गवास है, 1809 में जन्म है ना, तो 1809 में बल्कि ये बड़े हैं इन दोनों से, क्योंकि इनका 1817 का जन्म है, इनका 1820 का जन्म है. पर वो क्योंकि वो दिमाग में ये रहता है कि 20-25 साल 30 साल की उम्र में चले गए तो लगता है कि वो छोटे हैं. और आप देवेंद्रनाथ टैगोर का फोटो देखेंगे तो आपको दाढ़ी वगैरह के साथ दिखेंगे तो काफी बूढ़े. अरे एवरीबडी विल हैव ओनली अ यंग शहीद भगत सिंह फोटो ना. इफ ही वुड हैव लिव्ड हिज होल लाइफ, उनका भी कोई बूढ़ा वाला फोटो होता, प्रोबेबली दाढ़ी और पगड़ी के साथ टाइप्स, बट वी डोंट हैव दैट. एआई से वो फोटो बन सकता है. केशव चंद्र से अभी फिलहाल हमने 5 इस तरीके से इमेज बनाने की कोशिश की. फिर
ओके, शिफ्ट लेते हैं। ज्योतिबा फुले, मैं यहां लेकर आ रहा हूं। ओके, मैं यहां लेकर आ रहा हूं ज्योतिबा फुले को, बॉम्बे पूना रीजन, उनको लेकर भी एक फोटो बनाते हैं। ज्योतिबा फुले इज अ मेल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। The texts clearly mention that he was born in a Mali family. Mali is basically gardener. इनका टाइम पीरियड जो है ये 1857 के रिवोल्ट के बाद का है। तो माली फैमिली से होने के बावजूद भी ये सत्यशोधक समाज 1873 में ढूंढते हैं। और दो चीजों के लिए ये जाने जाते हैं, मैं इनका इमेज बना के देता हूं। सबसे पहले टाइमलाइन ऑफ थिंकर्स, अगर 1873 में सत्यशोधक समाज बनाते हैं, 1870s अभी तो पढ़ाया बनी है, बट इट इज लॉर्ड लिटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पीरियड में बिलोंगिंग टू अ कास्ट एंड बिलीविंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपग्रेडेशन। सो हमने पूछा कि चलिए कास्ट पे आप बताइए आपके इमेज को लेकर। उन्होंने कहा सर ऐसा है, मैं कास्ट सिस्टम हटाने की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा ये बात आप क्यों लेकर आ रहे हो? तो बोले अगला आप पढ़ाएंगे दयानंद सरस्वती, तो वो तो कास्ट सिस्टम हटाने को लेकर बात करेंगे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि अपर कास्ट डोमिनेंस थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, लोअर कास्ट को अपग्रेडेशन का स्कोप मिलना चाहिए। हमने कहा अच्छा, आपका जो फोटो बनाना है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम को लेकर बनाना है, और कुछ? बोला कि मैंने मेरी वाइफ के साथ मिलके पुणे में बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल भी खोला है। बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल भी खोला है। तो इनकी दो इमेज बनती है हमारे दिमाग में, गर्ल्स एजुकेशन एंड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। तो उसमें अगर एग्जाम में लिख कर आता है कि विडो रीमैरिज के ये यथार्थ थे कि होना चाहिए विडो, तो हाँ है, क्योंकि अगर विमेन एम्पावरमेंट के बिलीवर है तो विडो रीमैरिज के बिलीवर तो ऑटोमेटिकली हो गए। और अगर गर्ल्स एजुकेशन, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू विमेन प्लस कास्ट सिस्टम वी कैन इंक्लूड, वी कैन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब, बट वी कैन थिंक ऑफ इंक्लूडिंग ज्योतिबा फुले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए अगर इधर मैं फोटो बना रहा हूं, यहां प्रार्थना समाज बनाया था, तो इधर 1870s में ज्योतिबा फुले इसी टाइम पीरियड में यहां दिया था। ज्योतिबा फुले के बाद अगर देखते, जैसे दो चार लोग मैं एक साथ यहां पर पुट कर सकता हूं क्या? कोशिश करना ना कि आप उनके बारे में टेक्स्ट्स में पढ़ के थोड़ा इमेज उनका बना सके। चार लोग एक ही साइड पर ले रहा हूं मैं, बाल शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल हरि देशमुख, इनका नाम लोकाहितवादी इनको बुला रहे हैं। गोपाल हरि देशमुख को बीइंग अ मराठी लोकाहितवादी, लोका is basically लोक people, hit is basically right, and vadi somebody who believes. So somebody who believed in the rights of the people is a लोकाहितवादी। गोपाल हरि देशमुख इसी साइड रखना, बाल शास्त्री जाम्बेकर, आई एम जस्ट गिविंग यू बेटर guessing instincts. I'm not very sure that it may work in the exam or not, but when there are surnames with KAR in the end, so probability of being a Marathi. So इसीलिए बाल शास्त्री जाम्बेकर, आगरकर, देशमुख, हाँ जैसे गोखले भी इसी साइड आएंगे, बाल राम गोपाल कृष्ण गोखले, he is the guru of मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल शास्त्री जाम्बेकर, ज्योतिबा फुले, ये इस एरिया के रहेंगे। कौन से टाइम पीरियड के सर?
राजा राम मोहन के बाद 1840s 1870s, 1840s 1870s, ये 30 ईयर का टाइम पीरियड जो यहां पर है ज्योतिबा फुले का टाइम पीरियड, बराबर। अब एक चेंज कर रहा हूं मैं एंड आई एम मूविंग टू दिस पार्ट। और फिलहाल जो सबसे प्रोमिनेंट नाम हमने अभी बात किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सॉरी दयानंद सरस्वती, बॉर्न इन मोरबी गुजरात। क्योंकि इन जनरल हम लोग देखते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स है, और क्योंकि एंग्लो वैदिक, एंग्लो मतलब इंग्लिश, वैदिक है। So my question is, if he is talking about bringing Veds back, तो जब हमने एंशिएंट इंडिया पढ़ा था तो वेद आने के बाद धर्म में ऐसा क्या हो गया था कि जो वेद में सही था बाद में सही नहीं था? रिचुअल्स, वर्णा सिस्टम। सो एक बार बोर्ड पे फोटो देखते हैं प्लीज, जैसे प्लीज, अगर 1000 बीसी में वेद है, अगर 600 बीसी में उपनिषद है, और अगर 400 एडी में पुराण है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास, है ना? तो ऐसा है कि पुराण के टाइम पीरियड में उन 18 पुराणों में जो वर्ण सिस्टम का जो एस्टैब्लिशमेंट इतना स्मूथ लेवल पर हुआ था, दैट ही इज सेइंग दयानंद सरस्वती दैट इज कट आउट, ब्रिंग दिस बैक। तो हमने इनसे पूछा कि साहब वेद तो ला सकते हैं, पर आप वेद के कौन से चीज के बहुत ही गुड प्रमोटर हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मेरे इंट्रोडक्शन में ऐसा है कि आई एम बॉर्न इन मोरबी गुजरात एंड आई एम अ ब्राह्मण इन गुजरात। कि आदमी जब पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद वो जिस ऑक्यूपेशन में जाता था, उस ऑक्यूपेशन के बेसिस पर यह डिसाइड होता था कि वो क्या काम करेंगे या क्या होंगे। तो सर हमारी क्या इच्छा है पता है, कि पैदा होने से पहले जो ये बात फाइनल हो जाती है ना कि आप इस धर्म कास्ट के हैं, वो हटा दें और ऑन द बेसिस ऑक्यूपेशन वर्ण में डाल दे। हमने कहा कि ऐसा क्यों? तो बोले उससे ह्यूमन को ये चॉइस मिलती है ना कि वो क्या ऑक्यूपेशन में जा रहा है, और वो फिर जिस ऑक्यूपेशन से जो भी उसको कोई बुलाए, जस्ट टेकिंग नेम्स, डोंट माइंड, कि कोई सोनी है, कोई लोहार है, कोई सोनार है, कोई लोहार है, कोई भी काम कर रहा है, कोई व्यापारी वर्ग है, या कोई भी आदमी पैदा होने के बाद ये बोले कि मैं शास्त्रों को पढ़ूंगा समझूंगा और फिर वो ब्राह्मण बने, और कोई बोले कि नहीं मेरे को लड़ने का काम करना है, तो सर तब उसको राजपूत, तब उसको ब्राह्मण, तब उसको किसी न किसी प्रकार का कोई अलॉट करो ना। पहले से इंपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। वो सर मेरे हिसाब से पुराण में आया था तो बराबर नहीं बैठता है, तो हमको ना वापस बैक टू द वेदास जाना चाहिए। अब वही बात है कि अगर ऐसा होगा तो फोर्थ वाला जो है शूद्र, उसमें तो कोई जाना चाहेगा नहीं। पर जब इंसान पैदा हो जाने के बाद 15-20 साल की उम्र से किसी भी प्रकार के आय आवक में लगेगा, और उस टाइम पीरियड में अगर वो उस आय आवक को कर रहा होगा तो जाने का तो होगा ही नहीं ना, फिर तो उन्होंने चुना है वो अपनी जिंदगी में करना। भाई आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एन IAS, नाउ दैट आई एम नॉट वन एंड वॉट एवर आई एम टूडे, तो फिर मेरा ऑक्यूपेशन के हिसाब से मेरे को उसका सिस्टम में डाल दो। चुनता कोई नहीं है ना, बहुत बार ऑक्यूपेशन मिलता है, हिसाब से होना चाहिए। बात बहुत डीप टाइप की थी, बट कमिंग बैक टू दैट, इज अ ब्राह्मण इन गुजरात, ही इज द वन हु फाउंड द आर्य समाज,
whenever with Dayanand Saraswati you get Arya Samaj, always remember he will focus on the Ved, because it is the Aryans who came to during the this time and they wrote the Vedas and they have their contribution to the Vedas. तो हमेशा आप देखेंगे कि दयानंद सरस्वती का फोकस वेद की तारीफ, आर्यंस को लेकर, उन सब चीजों को लेकर काफी है। तो इनका आर्य समाज का बनाना उस टाइम पीरियड में एग्जाम में जब आता है ना लिख के ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, तो आदमी को सब सेम सा फीलिंग देता है कि अगर मैं ही अभी जितना पढ़ा है बोर्ड पे मैं खाली लिख दूं आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, तो पर थोड़ा आदमी सोचे तो बन सकती है ना बात कि पहले ब्रह्मो समाज ही था, फिर सर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिर एक वाले में लफड़ा हो गया तो फिर सर ने उसको भी डिवाइड किया था। आर्य समाज को लेकर बात, ये तो आर्य है, आर्य को लेकर तो आर्यन को लेकर तो बात तो सिर्फ दयानंद सरस्वती की हुई थी। तो सर दयानंद सरस्वती को कहां प्लेस करूं? अगर आर्यन इस साइड से आ रहे हैं तो इसी साइड प्लेस करके रखो, क्या दिक्कत है? वेस्ट बंगाल में कहां, तो उसको ऐसा सब मैंने किया था अपने टाइम पीरियड में, क्योंकि यूपीएससी का जब प्रीलिम का एग्जाम देने पहुंचते तो बहुत सारी चीजें होती है, कोई ना कोई लॉजिक के साथ आदमी उसको इंस्टिंक्टिव लेवल पर याद रखता है तो राइट होने का चांस होता है, अदरवाइज चैलेंज होने लग जाता है। एनीवेज, सो ही फॉर्म द आर्य समाज, उनकी किताब ये सब तो याद रखना पड़ता है, सत्यार्थ प्रकाश। क्लासलेस कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए और आर्यन रिलीजन ही कॉमन रिलीजन होना चाहिए। हमको वापस अपने वेदों पर लौटना चाहिए, बैक टू द वेदास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ही क्रिटिसाइज द पुराण सेइंग कि ऐसा कैसे हो गया, और जो चतुर्वर्ण है वेद का वैसा ही होना चाहिए, जहां पर एक इंसान जब पैदा होता है उसके बाद वो किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशन को अगर लेता है तो उसी ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ही उसका वर्ण डिसाइड होना चाहिए। तो उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटी, अनटचेबिलिटी, आइडोलेट्री, मैजिक, ये वो इन सब चीजों को खत्म किया था। एंड इन द ईयर 1886 द फर्स्ट एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी बोलते, वो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। उसका क्रेडिट इनको जाता है उस चीज का। ये कुछ प्रोमिनेंट बंदे हैं, 2 बंदे और साउथ सी some challenges in the textbook please, some challenges in the textbook please. A few names, example E.V. रामास्वामी नायकर या फिर केशवा मेनन। साउथ ऐसा है, मैं जब स्टोरी पढ़ाऊंगा गांधी जी के बाद, गांधी जी कम्स टू इंडिया इन 1915, ये जो दोनों लोगों को लेकर बात किया है, वाईकॉम सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये सब गांधी जी के टाइम पीरियड के हैं। तो अभी हमारे टेक्स्ट बुक्स में इनका नाम अभी मेंशन्ड है। हमको चैलेंज ये हो जाता है कि मुझे गांधी जी तक पहले पहुंचना पड़ेगा, इंडिया का ऐसा वाला कुछ माहौल मुझे बनाना पड़ेगा, फिर मैं केशवा मेनन को लेकर कुछ बात करूं तो आपका कनेक्ट आएगा कि ये बात को क्यों कर रहे हैं, या फिर ईवी रामास्वामी नायकर को लेकर बात करूं तब कनेक्ट आएगा। अभी फिलहाल जैसे उसमें लिखा होता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वाईकॉम सत्याग्रह, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक अबाउट दैट एंड डोंट माइंड, बिकॉज वी आर इन 1850s to just make students jump randomly to 1920s का माहौल in India and impose on them on how India was at that point of time. We technically need 5-7 lectures to reach that point and then bring that transition in India. So मैं नहीं पढ़ा सकता, पढ़ के याद करने का काम करना एक बार के लिए मजबूरी है, बट मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब उसका टाइम आएगा तो मैं उसको पढ़ाए बिना आगे नहीं जाऊंगा। स्टोरी में रहता है तो फायदा भी होता है। अभी ये जितने भी पढ़ा रहे हैं ये स्टोरी में कहीं नहीं यूज कर पा रहा मैं। अभी तक जितनी भी स्टोरी पढ़ाई मैंने, कॉर्नवालिस को लिया, शोर को लिया, वेलेस्ली बेंटिक से लेकर डेलहाउजी को, सिर्फ हम मैच द फॉलोइंग करा पाए थे कि ये उस टाइम पीरियड में थे। बल्कि अभी जो सबसे नॉट सो गुड थिंग एज अ टीचर हुआ है वो ये हुआ है कि 1857 का रिवोल्ट पढ़ाए बिना 1860s और 1770s के सोशल रिफॉर्म लीडर्स लेकर हम बात करने लग गए। बट वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक चैप्टर में दिया होता है, चैप्टर में बहुत सारे नाम होते हैं, तो फिर मजबूरी में ऐसा होता है कि
देख पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एक साथ बात करेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे इफ यू कैन हैव द एनसीईआरटी प्लीज, या फिर सपोज जस्ट टेकिंग अ फ्यू मोर नेम्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम प्रोबेबली। जैसे राजा राम मोहन रॉय को लेकर बात किया था, केशव चंद्र सेन को लेकर किया था, डेरोजियो को लेकर किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेकर किया था, बाल शास्त्री जाम्बेकर को लेकर किया, हाँ, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले को लेकर किया, गोपाल हरि देशमुख लोकाहितवादी, जी जी आगरकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले इज अ लिटिल लेट बिकॉज ऐसा ही वो डिलेमा है इनको लेकर। या रामकृष्ण परमहंस को लेकर, जैसे चलो फिर भी बात करते हैं, बिकॉज एक और फिर मुझे जाना पड़ेगा ना ऑन द मैप, दिस साइड, जैसे बोर्ड पे देखते हैं, भक्ति योग एंड दी थिंग्स इज बेसिकली रामकृष्ण परमहंस का स्टार्ट। ये क्या था सर, मतलब व्हाई द फॉलोइंग, इट इज 1830s 1840s। तो बोर्ड पे अगर देखते हैं तो यही बंदे हैं ना 1830s और 40s के। सो इसी टाइम पीरियड में रामकृष्ण परमहंस है। इतना इतना अट्रैक्शन कैसे हुआ सर? हिंदुस्तान का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं था ना इकोनॉमिकली 1840s 50s में, बैड। सो you have to teach and preach anything that gives solace, जो सुकून देता है, सहानुभूति देता है। तो ये जो ऊपर के ये बंदे हैं, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये एम्पावरमेंट देते हैं, हमें करना चाहिए, होगा, ऐसा है, आपके लिए भी करेंगे, आपके लिए भी करेंगे। वो जैसे देयर इज अनदर सेक्ट ऑल टुगेदर जो क्या बोलते हैं, भगवान की आराधना में लग जाओ, इससे ज्यादा पावर कहीं से नहीं डिराइव करोगे तुम, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ बढ़ भी सकता है, योग पे जाओ, अपने आप कॉन्सेंट्रेट करो, ये करो। तो अ गुड सेक्शन ऑफ पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम they started believing in that concept of Ramakrishna mission also। इसीलिए जब आप रामकृष्ण मिशन में आगे जाकर 1890s में जब स्वामी विवेकानंद को देखेंगे तो वो एक मठ को बिलोंग करेंगे ना, बेलूर मठ, या मठ मतलब एक अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग एरियाज में डिवाइड करना। सो दैट इज व्हाई यू विल सी स्वामी विवेकानंद वेयरिंग ऑरेंज क्लोथ्स। So when he's wearing orange clothes, is basically he is a social reformer, but he's a Swami or a sadhu also. What's his original name? Narendra. All Narens. Right. Narendra. आपका टाइम सिमिलर। तो नाम चेंज, पदवी का मिलना कि स्वामी जी विवेकानंद, व्हाट इज विवेक? सूझबूझ। विवेकानंद इज सूझबूझ से जब चीजें अच्छी लगे। सब ये बात ही इसी चीज की है कि वो कैसे होगा, रिलैक्स, योगा, भक्ति। तो फिर दिस इज अ लिटिल ऑन द स्पिरिचुअल साइड, फोकसिंग ऑन रिलीजन, ब्रदरहुड, एवरीथिंग टुगेदर, बट दैट बाकी जो है दे आर ऑल ऑन द एम्पावरमेंट साइड। ये फोटो दिमाग में बनानी पड़ेगी। हाँ 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 वही सब है, तुम्हारे अंदर ही राम और कृष्ण है, तो फिर आप राम कृष्ण हो जाएंगे,
ये भी ठीक है. So Ramakrishna Paramahansa, and then about Swami Vivekanand, there's a lot written about him, and then we covered Dayanand Saraswati and Arya Samaj as well, so that's also one. Satyarth Prakash, और okay, जैसे when you cross the bridge of Tapi Nadi, the cable bridge, and you take a left, there's an aquarium. So what is beside the aquarium? There is an ashram by the name Radha Swami Ashram, Radha Swami Bias. So Radha Swami का जो movement है वो इसी time period का है. So then you have Radha Swami ashrams existing today also in cities like Surat. तो movement इसका मतलब अगर आज इस टाइम पीरियड में वो एग्जिस्ट कर रहा है और राधा स्वामी 1861 का ये मूवमेंट का स्टार्ट है, तो आप सोच के देखो कि अगर कोई भी मूवमेंट 1861 में स्पिरिचुअलिटी के लिए स्टार्ट हुआ है और आज वो एग्जिस्ट कर रहा है इन विद आश्रम्स इन अ वेरी पॉश एरिया, सो दैट मींस फॉलोअर्स ठीक है. जैसे उसका जो मेन था वो गुरु शिष्य परंपरा, सत्संग, वो बेसिकली सत्संग के लिए है, सेवा सत्संग वो सब, ह्यूमैनिटी, मदद करना एक दूसरे की, विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक दैट कनेक्ट टू गॉड, अपलिफ्टमेंट. लोग सत्संग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अच्छा लगा आज. सो व्हाट डज इट डू टू योर बॉडी एंड माइंड? सेंस ऑफ अप्रिसिएशन कि हाँ हम लोग कैपेबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चलता है. अमीर गरीब सब साइड करके सत्संग में सारे लोग एक साथ बैठते हैं, आराधना एक साथ करते हैं. लोग बोलते हैं कि 2 घंटे 1 घंटे के लिए आदमी मुग्ध हो जाता है. तो वो एक प्रकार का इनर एम्पावरमेंट जैसा ही है ऐसा. और इसीलिए रामकृष्ण परमहंस इज बेसिकली भक्ति एंड योग, राधा स्वामी इज सत्संग. ओके, वो है और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वगैरह को लेकर जो बात किया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये सब हम करेंगे. पांच छह मूवमेंट्स है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन. मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट्स 1870s से है, 1870s से है. तो जब 1857 का रिवोल्ट खत्म हो जाएगा तब हम एक साथ वो सारे मूवमेंट्स ले लेंगे. आई एम जस्ट मेंशनिंग इट, अभी मेरे सामने आया. जैसे वहाबी मूवमेंट है, इट इज बाय द सेकंड इज बाय टीटू मीर, थर्ड इज फराइजी. अहमदिया मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, या जिसको अलीगढ़ मूवमेंट बोलते हैं वो, द देवबंद स्कूल मूवमेंट वो वाला है. तो ये मूवमेंट्स हम एक साथ ले लेंगे. तो वो 1870s के बाद, क्योंकि 1880s 90s मतलब टॉकिंग अबाउट कोविड, तबलीगी जमात, दैट्स आल्सो अ सेक्ट पार्ट ऑफ इट, सो दैट इज 1925-26. तो क्या कि वो पूरा एक साथ लेते, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, समझाते हैं कि क्या कैसे करते, बट दैट इज फॉर लेटर. एज नाउ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी यही वाले हैं. अगर कभी भी एक्सेप्शन लेवल पर कोई और थिंकर कवर होते हैं या रिफॉर्मर कवर होते हैं तो गैप रहता है प्रेपरेशन में, टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज देयर मे बी thousands. Not everybody has found a mention in the book, but that does not mean that they did not do anything or did not exist. So अगर कहीं से वो क्वेश्चंस बनते हैं तो वो फिर बहुत एक्सेप्शनल लेवल पर हो जाते हैं, उस पर बात करना एक पॉइंट के बाद मुश्किल हो जाता है. Fair? Thank you.